मुझे उस रात अपनी जिंदगी के टूटने का एहसास नहीं हुआ था। वो एहसास मुझे उस सुबह हुआ जब मेरे इकलौते बेटे की अर्थी उठने के ठीक 24 घंटे बाद मेरी बहू ने मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया। बारिश हो रही थी। दिल्ली की सर्द हवा मेरे पुराने स्वेटर को चीरती हुई अंदर तक कंपी भर रही थी। मैं अपने ही घर के गेट के बाहर खड़ी थी। वो घर जिसकी नींव में मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी झोंक दी थी। और अंदर खड़ी थी रूपाली, मेरे बेटे आदित्य की पत्नी। उसके चेहरे पर जीत की वो ठंडी मुस्कान थी जो मैंने कभी शादी की रस्मों के पीछे छिपी देखी थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। काकी, अब ये घर मेरा है। कागजों में आदित्य का नाम था और अब वो नहीं रहा तो सब कुछ मेरा हुआ। आप जाइए। उसकी आवाज में वो नफरत नहीं थी जो गुस्से में होती है। ये तो और भी खतरनाक चीज थी, बेरुखी। जैसे मैं कोई पुराना फर्नीचर हूं जिसे ऑयलैक्स पर बेचा नहीं जा सका और अब कबाड़ी को बुलाना पड़ रहा है। मैंने आदित्य के कमरे की तरफ देखा। उसकी तस्वीर अभी भी ड्राइंग रूम में फूलों के हार में लिपटी थी। 2 दिन पहले ही तो उसने मुझे अपने हाथों से बनी चाय पकड़ाई थी और कहा था, माँ, आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उस वक्त मुझे लगा था वो ऑफिस के काम की बात कर रहा है। शायद वो इसी की बात कर रहा था, अपने जाने के बाद के हालात की। उसे पता था, उसे सब पता था कि उसके बाद यहाँ क्या होने वाला है। रूपाली के पीछे उसका भाई खड़ा था, मोहित, चेहरे पर वही झूठी हमदर्दी। आंटी, आप समझने की कोशिश करो। रूपाली को वक्त चाहिए अकेले में शोक मनाने का। अकेले में। मैंने इधर उधर बिखरे अपने 2 सूटकेस और एक झोले में बंधी अपनी जिंदगी को देखा। मेरे पति गुजर चुके थे 20 साल पहले। मेरा बेटा अब मिट्टी में मिल चुका था। और ये वो लोग थे जिनके लिए मैंने अपना मायका तक बेच दिया था ताकि उन्हें ग्रेटर कैलाश के इस पॉश इलाके में एक ठिकाना मिल सके। बेटे का शोक, हाँ, मैं समझती थी। पर क्या मैं मां नहीं थी? क्या मेरा दर्द कम था? रूपाली ने ऊंची एड़ी की चप्पल पहन रखी थी। बाल खुले थे और आंखों में काजल भी नहीं फैला था। विधवा का सफेद सूट पहनने की रस्म उसने निभाई थी। पर उस सफेदी में दर्द नहीं था, सिर्फ औपचारिकता थी। उसने इशारे से मोहित को कहा और मोहित ने मेरा आखिरी बैग भी उठाकर गेट के बाहर पटक दिया। चाबी दीजिएगा। मेरी आवाज भारी थी। मैंने अपने झोले से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसमें मंदिर की चाबी भी थी जो मैं रोज सुबह खोलने जाती थी। मैंने सोचा शायद रूपाली थोड़ा झिझकेगी, लेकिन उसने तो झपट्टा मारकर चाबियां ले लीं और मंदिर की चाबी को देखकर बोली, ये किसकी है? मंदिर की, मैंने कहा। रहने दीजिए, यहां अब कोई मंदिर नहीं खुलेगा। मुझे पूजा पाठ से परहेज है। आप जाइए। गेट बंद हुआ तो लोहे की आवाज मेरे कानों में गूंज गई। मैं सड़क पर खड़ी थी, 60 साल की उम्र, जेब में 4,000 रुपए और दिल में एक ऐसा तूफान जो न तो रोने दे रहा था और न ही चुप रहने दे रहा था। मैंने ऑटो किया और लक्ष्मी नगर की तरफ चल दी जहां मेरी एक पुरानी सहेली रहती थी। वो मुझे देखकर घबरा गई। सुधा, मैं ठीक हूं, बस कुछ दिन रहने दे। उस रात सुधा के घर की छत पर बैठकर मैंने आसमान देखा। आदित्य बचपन में कहता था, माँ, तारे गिनोगी तो मुराद पूरी होगी। मैंने तारे नहीं गिने। मैंने बस अपने बेटे को याद किया। उसकी वो आखिरी फोन कॉल याद आई। माँ, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। आप बस अपना ख्याल रखना। मुझे लगा था वो प्रॉपर्टी के कागजों की बात कर रहा है, लेकिन अब मैं समझ रही थी कि उस रात उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई अपनी आखिरी वसीयत लिख रहा हो। 4 दिन बीत गए। सुधा के घर का कोना मेरी नई दुनिया थी। मैंने अपना फोन बंद कर दिया था। किसी से बात करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन 5वें दिन सुबह दरवाजे पर एक कुरियर आया। उस पर लिखा था, केवल श्रीमती विमला शर्मा के लिए। भेजने वाले का पता था मेहता एंड मेहता, एडवोकेट्स, कनॉट प्लेस। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक नीला कागज था और उस पर लिखा था कि आदित्य शर्मा की वसीयत की औपचारिक घोषणा 17 नवंबर को सुबह 11 बजे वकील के दफ्तर में होगी। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अनिवार्य? ये शब्द पढ़कर मेरी सांसें थम गईं। रूपाली तो कह रही थी कि वसीयत में मेरा कोई नाम नहीं है। फिर ये बुलावा क्यों? मैंने अपने आप को संभाला और साड़ी का पल्लू ठीक किया। शायद मेरा बेटा मुझे आखिरी बार अपनी माँ के तौर पर बुलाना चाहता था। लेकिन उस लिफाफे के साथ एक छोटा सा पीला पोस्ट इट नोट भी चिपका था। उस पर आदित्य की लिखाई में सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, माँ, अब चुप मत रहना। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस एक अजीब सी आग दिल में जलने लगी। 17 नवंबर तक मैंने खुद को तैयार किया। मैंने अपनी पुरानी बनारसी साड़ी निकाली जो आदित्य ने मुझे अपनी पहली तनख्वाह से दिलवाई थी। मैं उसे पहनकर वकील के दफ्तर पहुंची तो देखा रूपाली वहां पहले से मौजूद थी।
उसने ब्रांडेड काला सूट पहना हुआ था और हाथ में नई कार की चाबियां घुमा रही थीं। मुझे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं कुछ नहीं बोली, बस अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर में वकील साहब आए। मिस्टर मेहता। उनकी उम्र 60 से ऊपर थी। चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर हल्का सा सिर हिलाया और फाइल खोली। श्रीमती रूपाली शर्मा और श्रीमती विमला शर्मा, आदित्य ने अपनी वसीयत 2 हिस्सों में बांटी है। ग्रेटर कैलाश स्थित मकान नंबर सी 204, बैंक खाता संख्या 5100 में जमा धनराशि और गाड़ी संख्या DL 3CAX 4500, ये सब मेरी पत्नी रूपाली शर्मा के नाम हस्तांतरित किए जाते हैं। रूपाली ने मोहित की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना सब मेरा है। लेकिन तभी मिस्टर मेहता ने अपना चश्मा ठीक किया और आवाज में हल्का सा बदलाव आया। हालांकि इस वसीयत का दूसरा और अंतिम भाग है जिसे आदित्य ने अपनी मृत्यु से ठीक 4 दिन पहले रजिस्टर्ड करवाया था। रूपाली की मुस्कान जम गई। मोहित का हाथ जो चाय का कप उठाने जा रहा था, हवा में रुक गया। मैं बिना पलक झपकाए मिस्टर मेहता को देख रही थी। उन्होंने एक सीलबंद लिफाफा उठाया। उस पर लाल रंग की मोहर लगी थी। ये लिफाफा और इसमें मौजूद दस्तावेज केवल श्रीमती विमला शर्मा के लिए हैं। इन्हें खोलने का अधिकार केवल उन्हें है और इसकी सामग्री इस कमरे में किसी को भी बताना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। रूपाली कुर्सी से उछल पड़ी। ये बकवास है। मैं उसकी पत्नी हूं। मुझे पूरा हक है ये जानने का कि उस लिफाफे में क्या है। मिस्टर मेहता ने बिना विचलित हुए कहा, मुझे खेद है मैडम, लेकिन कानूनन मैं ये लिफाफा सिर्फ श्रीमती विमला शर्मा को सौंप सकता हूं और ये निजी है। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर वो लिफाफा ले लिया। वो भारी था, सिर्फ कागजों से नहीं, किसी और ही वजन से भरा हुआ। मैंने उसे अपने झोले में रख लिया और उठ खड़ी हुई। रूपाली का चेहरा तमतमा गया था। वो मेरे पास आई और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, देख लेना बुढ़िया, ये लिफाफा खोलने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू सड़क पर आ गई है, मैं तुझे और भी नीचे गिरा सकती हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रूपाली बेटा, जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता तो उसे किसी से डर नहीं लगता। और मैं अपना बेटा खो चुकी हूं। मुझे अब सिर्फ सच से मतलब है। मैं कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों पर मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने लिफाफा कसकर पकड़ लिया। मैं जानती थी कि ये लिफाफा सिर्फ कागज नहीं था। ये मेरे बेटे की आखिरी चिट्ठी थी। ये मेरे बेटे का वो बदला था जो उसने अपनी मौत से पहले ही तय कर दिया था। और मुझे अभी ये नहीं पता था कि इस लिफाफे को खोलते ही रूपाली की दुनिया की नींव हिलने वाली है। और उस नींव के नीचे एक ऐसा राज दबा था जिसे मेरे बेटे ने 5 साल तक अपनी आंखों के सामने पलते देखा था। मुझे उस रात अपनी जिंदगी के टूटने का एहसास नहीं हुआ था। मैं सुधा के घर के उस छोटे से कमरे में बैठी रहती और लिफाफे को बस देखती रहती। ऐसा लगता था जैसे उसे खोलते ही मेरा बेटा पूरी तरह से चला जाएगा। लेकिन तीसरे दिन शाम को जब मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से रूपाली का मैसेज आया, तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है विमला जी, मैं तुम्हारी औकात बता दूंगी, तब मैंने लिफाफा खोलने का फैसला कर लिया। मैंने लाल मोहर तोड़ी। अंदर 2 चीजें थीं, एक छोटी सी डायरी और एक लंबा सा खत। खत आदित्य ने अपने हाथ से लिखा था। स्याही नीली थी। लिखाई में वही बचपन वाला टेढ़ापन था जो कभी नहीं सुधरा था। मैंने सोचा शायद रूपाली थोड़ा झिझकेगी, लेकिन उसने तो झपट्टा मारकर चाबियां ले लीं और मंदिर की चाबी को देखकर बोली, ये किसकी है? मंदिर की, मैंने कहा। रहने दीजिए, यहां अब कोई मंदिर नहीं खुलेगा। मुझे पूजा पाठ से परहेज है। आप जाइए। मेरे हाथ कांपने लगे। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तुमने हमें घर के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। रूपाली ने हमेशा कहा कि तुमने कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं जानता था सच क्या है। मैंने वो पैसे कभी घर की ईंटों में नहीं लगाए। मैंने वो 25 लाख रुपए एक अलग फंड में डाल दिए और पिछले 6 साल से मैं हर महीने उसमें पैसे जोड़ता रहा हूँ। वो पैसे अब तुम्हारे नाम हैं। और माँ, वो 25 लाख नहीं रहे, मैंने उन्हें बढ़ाकर 82 लाख रुपए कर दिया है। ये रकम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। उस वक्त मुझे लगा था वो ऑफिस के काम की बात कर रहा है। शायद वो इसी की बात कर रहा था, अपने जाने के बाद के हालात की। उसे पता था, उसे सब पता था कि उसके बाद यहाँ क्या होने वाला है। मैंने आंसू पोंछे और खत का दूसरा पन्ना उठाया। लेकिन माँ, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। मैंने पिछले 5 साल में वो सब इकट्ठा किया है जो तुम्हें जानना चाहिए। डायरी में तारीखों के हिसाब से सब लिखा है।
रूपाली ने तुम्हारे खिलाफ क्या कहा, मोहित के साथ मिलकर क्या साजिशें रचीं और कैसे उसने मुझे भी धोखा दिया। बेटे का शोक, हाँ मैं समझती थी, पर क्या मैं मां नहीं थी? क्या मेरा दर्द कम था? मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना 15 अगस्त 2018 का था। उस दिन रूपाली ने मोहित को फोन पर कहा था कि ये बुढ़िया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। आदित्य ने नीचे लिखा था, आज मैंने रूपाली का फोन रिकॉर्ड कर लिया। मैं चुप रहा। मुझे शक होने लगा है। मैं पन्ने पलटती गई। हर पन्ने पर कुछ न कुछ लिखा था। 22 सितंबर 2019 को रूपाली ने अपनी सहेली को बताया कि वो आदित्य के मरने के बाद विमला को वृद्धाश्रम भेज देगी। चाबी दीजिएगा। मेरी आवाज भारी थी। मैंने अपने झोले से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसमें मंदिर की चाबी भी थी जो मैं रोज सुबह खोलने जाती थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं पलंग से उठकर खड़ी हो गई। मेरे हाथ में जो डायरी थी वो किसी हथियार से कम नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो आखिरी पन्ने पर लिखा था। वो तारीख थी 2 नवंबर 2023, आदित्य की मौत से ठीक 4 दिन पहले। मैंने तारे नहीं गिने। मैंने बस अपने बेटे को याद किया। उसकी वो आखिरी फोन कॉल याद आई। माँ, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। आप बस अपना ख्याल रखना। मुझे लगा था वो प्रॉपर्टी के कागजों की बात कर रहा है। लेकिन अब मैं समझ रही थी कि उस रात उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई अपनी आखिरी वसीयत लिख रहा हो। क्योंकि मैंने तुम्हारे पैसे किसी बैंक में नहीं रखे थे। मैंने वो उस जमीन में लगाए थे जो मैंने तुम्हारे नाम नोएडा सेक्टर 142 में खरीदी है। आज उस जमीन की कीमत दिन में 4 बार बदलती है। 4 दिन बीत गए। सुधा के घर का कोना मेरी नई दुनिया थी। मैंने अपना फोन बंद कर दिया था। किसी से बात करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन 5वें दिन सुबह दरवाजे पर एक कुरियर आया। उस पर लिखा था, केवल श्रीमती विमला शर्मा के लिए। भेजने वाले का पता था, मेहता एंड मेहता, एडवोकेट्स, कनॉट प्लेस। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक नीला कागज था और उस पर लिखा था कि आदित्य शर्मा की वसीयत की औपचारिक घोषणा 17 नवंबर को सुबह 11 बजे वकील के दफ्तर में होगी। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अनिवार्य। ये शब्द पढ़कर मेरी सांसें थम गईं। रूपाली तो कह रही थी कि वसीयत में मेरा कोई नाम नहीं है। फिर ये बुलावा क्यों? मैंने अपने आप को संभाला और साड़ी का पल्लू ठीक किया। शायद मेरा बेटा मुझे आखिरी बार अपनी मां के तौर पर बुलाना चाहता था। लेकिन उस लिफाफे के साथ एक छोटा सा पीला पोस्ट-इट नोट भी चिपका था। उस पर आदित्य की लिखाई में सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, मां, अब चुप मत रहना। शाम को मैं ग्रेटर कैलाश पहुंची। वही सड़क, वही गेट, लेकिन इस बार मैं मांगने नहीं, हिसाब लेने आई थी। मैंने घंटी बजाई। दरवाजा मोहित ने खोला। मुझे देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। फिर से आ गईं? रूपाली को परेशान मत करो। काकी, अब ये घर मेरा है। कागजों में आदित्य का नाम था और अब वो नहीं रहा तो सब कुछ मेरा हुआ। आप जाइए। मुझे देखकर वो उठी और बोली, मैंने कहा था ना, ये घर मेरा है। और मैंने कहा था कि मुझे सच से मतलब है। श्रीमती रूपाली शर्मा और श्रीमती विमला शर्मा, आदित्य ने अपनी वसीयत 2 हिस्सों में बांटी है। ग्रेटर कैलाश स्थित मकान नंबर सी 204, बैंक खाता संख्या 5100 में जमा धनराशि और गाड़ी संख्या DL 3CAX 4500, ये सब मेरी पत्नी रूपाली शर्मा के नाम हस्तांतरित किए जाते हैं। रूपाली ने डायरी उठाई। जैसे जैसे पन्ने पलटती गई, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। मोहित भी पीछे खड़ा पड़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये सब झूठ है। ये आदित्य ने कभी नहीं लिखा। झूठ? मैंने अपना फोन निकाला और एक ऑडियो क्लिप चलाई। रूपाली की आवाज थी। हाँ मोहित, बस थोड़ा सब्र कर। बुढ़िया को निकालते ही हम जमीन बेचकर गोवा में फ्लैट लेंगे। वो किसी काम की नहीं है। ये लिफाफा और इसमें मौजूद दस्तावेज केवल श्रीमती विमला शर्मा के लिए हैं। इन्हें खोलने का अधिकार केवल उन्हें है और इसकी सामग्री इस कमरे में किसी को भी बताना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। रूपाली कुर्सी से उछल पड़ी। ये बकवास है। मैं उसकी पत्नी हूं। मुझे पूरा हक है ये जानने का कि उस लिफाफे में क्या है। मिस्टर मेहता ने बिना विचलित हुए कहा, मुझे खेद है मैडम, लेकिन कानूनन मैं ये लिफाफा सिर्फ श्रीमती विमला शर्मा को सौंप सकता हूं और ये निजी है। रूपाली जोर से हंसी। अमीर, तू पगला गई है क्या? मैंने अपने बैग से जमीन के कागज निकाले। नोएडा सेक्टर 142, 300 गज का प्लॉट। आज की तारीख में इसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है और ये मेरे नाम है। तेरे पति ने मुझे दिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहित का चेहरा देखने लायक था। उसने झपट कर कागज छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे हाथ से दूर कर दिया। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर वो लिफाफा ले लिया। वो भारी था, सिर्फ कागजों से नहीं, किसी और ही वजन से भरा हुआ।
मैंने उसे अपने झोले में रख लिया और उठ खड़ी हुई। रूपाली की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गम के नहीं थे, वो गुस्से के थे। उसने अपने बाल पीछे किए और दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, मान लिया आदित्य ने तुझे कुछ दे दिया, लेकिन इस घर पर मेरा कब्जा है। रूपाली वहीं सोफे पर गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, मानो शरीर से खून निकल गया हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रूपाली का चेहरा तमतमा गया था। वो मेरे पास आई और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, देख लेना बुढ़िया, ये लिफाफा खोलने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू सड़क पर आ गई है, मैं तुझे और भी नीचे गिरा सकती हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रूपाली बेटा, जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता तो उसे किसी से डर नहीं लगता। और मैं अपना बेटा खो चुकी हूं। मुझे अब सिर्फ सच से मतलब है। तेरी सारी इज्जत, तेरा ये झूठा सम्मान सब धूल में मिल जाएगा। हालांकि इस वसीयत का दूसरा और अंतिम भाग है जिसे आदित्य ने अपनी मृत्यु से ठीक 4 दिन पहले रजिस्टर्ड करवाया था। लेकिन याद रख, इस घर की हर ईंट में मेरे पसीने की कमाई है। और जब कभी तू आईने में अपना चेहरा देखेगी, तुझे मेरा चेहरा याद आएगा। मैं बाहर निकल आई। गेट के बाहर खड़े होकर मैंने उस घर को आखिरी बार देखा। ये वही जगह थी जहां से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया था। और ये वही जगह थी जहां मैं अपनी इज्जत वापस लेने आई थी। मेरी आंखें नम थीं, लेकिन दिल बहुत हल्का था। मैंने ऑटो किया और सुधा के घर की तरफ चल दी। रास्ते में आदित्य की तस्वीर वाला पेंडेंट मैंने कसकर पकड़ लिया। मैंने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, तूने मुझे बचा लिया बेटा। अब मैं किसी से नहीं डरती। मैं कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों पर मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने लिफाफा कसकर पकड़ लिया। मैं जानती थी कि ये लिफाफा सिर्फ कागज नहीं था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे जाने के ठीक 2 घंटे बाद रूपाली के घर के बाहर एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकेगी और उसमें से कोई ऐसा शख्स उतरेगा जिसे देखकर रूपाली के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि आदित्य ने सिर्फ पैसे और जमीन नहीं छोड़ी थी, उसने एक आखिरी तीर भी छोड़ा था जो अभी तक हवा में था, और वो तीर सीधा रूपाली के दिल में उतरने वाला था। मैं सुधा के घर पहुंची तो मन थोड़ा शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने चाय बनाई और छत पर जाकर बैठ गई। सामने दिल्ली की सर्द शाम ढल रही थी। तभी मेरा फोन बजा। मिस्टर मेहता का नंबर था। विमला जी, आपको शायद यकीन नहीं होगा, आपके जाने के बाद यहाँ जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं है। मैंने पूछा, क्या हुआ? आपने डायरी और ऑडियो क्लिप की बात कही थी ना, वो मैंने अपने पास रख ली थी। लेकिन आदित्य ने एक और लिफाफा मुझे दिया था। उसमें लिखा था कि इसे तभी खोलना जब रूपाली पूरी तरह से हार मान ले या फिर वो कोई गलत कदम उठाए। आपके जाने के बाद रूपाली ने मोहित को भेजकर मेरे दफ्तर में ताला लगवाने की कोशिश की। तब मैंने वो लिफाफा खोला और उसमें क्या था, उसमें आदित्य का एक और खत था और एक वीडियो रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग रूपाली और उसके बॉस करण सेठ के बीच की थी। करण सेठ, जो चांदनी चौक का बड़ा कारोबारी है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जानती थी करण सेठ को। रूपाली उसके ऑफिस में काम करती थी शादी से पहले। मिस्टर मेहता बोले, विमला जी, उस वीडियो में रूपाली और करण सेठ की बातचीत है, जिसमें वो दोनों मिलकर आदित्य की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश रच रहे थे। लेकिन ये सिर्फ साजिश नहीं थी। उस वीडियो में ये भी है कि रूपाली ने आदित्य की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की थी। उसने उसकी हार्ट की दवा बदल दी थी और करण सेठ ने उसे ये दवा मुहैया कराई थी। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मैंने दीवार का सहारा लिया। मेरा बेटा, मेरा आदित्य, उसे मारा गया था। उसकी मौत नेचुरल नहीं थी। रूपाली ने उसे धीरे धीरे खत्म किया था। मिस्टर मेहता की आवाज आ रही थी। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। वो स्कॉर्पियो पुलिस की थी। रूपाली और करण सेठ दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। मोहित भी पकड़ा गया है। उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो गया है। मैं वहीं बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं, खून रिस रहा था। मेरा बेटा इसलिए नहीं मरा कि उसकी तबीयत खराब थी। वो इसलिए मरा क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए लड़ने की ठान ली थी। और रूपाली को शायद इस बात की भनक लग गई थी कि आदित्य कुछ करने वाला है। रात के 10 बजे मैं थाने पहुंची। अंदर रूपाली बैठी थी। उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं था जो उस दिन गेट पर था। वहां सिर्फ डर था। जब उसने मुझे देखा तो वो चीख पड़ी, तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहां नहीं होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मैं उसके करीब गई। पुलिस वाले ने रोकना चाहा, लेकिन मैंने हाथ से मना कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं तेरी वजह से नहीं, तेरे बावजूद यहां हूं।
तूने सोचा था कि मैं बूढ़ी और बेसहारा हूँ। तू भूल गई कि मैं एक माँ हूँ और माँ को उसके बच्चे से कोई नहीं छीन सकता। तूने मेरा बच्चा मारा है रूपाली, अब तू इसी पिंजरे में सड़ेगी। रूपाली रोने लगी। वो मेरे पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तो बस वो औरत हूँ जिसे तूने बारिश में बेघर किया था और आज तू बेघर हो गई। न घर, न पति, न इज्जत। अगले दिन ये खबर पूरे दिल्ली में फैल गई। ग्रेटर कैलाश के पॉश इलाके में पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा खेल उनकी आंखों के सामने हो रहा था और किसी को पता नहीं चला। मैं अगले हफ्ते नोएडा गई। सेक्टर 142 में मेरी जमीन थी। वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा था, विमला शर्मा, मालकिन। मैंने वो जमीन बेचने का फैसला नहीं किया। मैंने तय किया कि वहां एक घर बनाऊंगी, लेकिन वो घर सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा। वो उन बूढ़ी माओं के लिए होगा जिन्हें उनके अपने बेटों और बहुओं ने सड़क पर फेंक दिया है। 1 महीने बाद मैं वापस ग्रेटर कैलाश गई। रूपाली का घर बंद था। उस पर सरकारी ताला लगा था। मैंने उस ताले को हाथ लगाया और मुस्कुरा दी। ये ताले मेरे लिए नहीं थे, ये तो उसके लिए थे। मैंने अपने बैग से आदित्य की तस्वीर निकाली और गेट पर लगे ताले के पास रख दी। मैंने कहा, बेटा, तूने कहा था ना, माँ, मैं सब संभाल लूंगा। तूने संभाल लिया। अब तू चैन से सो। तेरी माँ अब किसी से नहीं डरती। मैं वहां से मुड़ी तो पीछे खड़ी कॉलोनी की कुछ औरतें मुझे देख रही थीं। उनकी आंखों में इज्जत थी। वही औरतें जो कभी मुझे देखकर मुंह फेर लेती थीं क्योंकि रूपाली ने उन्हें बता रखा था कि मैं एक बोझ हूं। आज वो मुझसे मिलने आईं। उनमें से एक ने कहा, दीदी, आप तो बहुत मजबूत निकली। मैंने कहा, मजबूत नहीं हूं बहन, बस अब सच के साथ खड़ी हूं। उस शाम मैं वापस सुधा के घर गई। उसने खाना बनाया था। हम दोनों ने साथ खाया। खाने के बाद मैंने अपना फोन उठाया और यूट्यूब खोला। मैंने सर्च किया कि कैसे अपनी कहानी दुनिया को बताई जाए। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब रिकॉर्ड कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी चुप्पी ने ही रूपाली की हिम्मत बढ़ाई थी। अब चुप रहने का वक्त नहीं था। मैंने कैमरा ऑन किया। मेरे पीछे आदित्य की तस्वीर थी। मैंने गहरी सांस ली और बोली, मेरा नाम विमला शर्मा है और ये कहानी उन सब माँओं की है जो चुप रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जो शायद आपको हिला कर रख दे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आदित्य ने मुझे जो डायरी दी थी, उसके आखिरी पन्ने पर उसने एक आखिरी लाइन लिखी थी। वो लाइन थी, माँ, अगर ये कहानी तुम पढ़ रही हो, तो इसका मतलब मैं जीत गया। और अगर ये कहानी कोई और पढ़ रहा है, तो इसका मतलब मेरी माँ जीत गईं। मैंने वीडियो बंद किया। अपलोड करने से पहले मैंने सोचा कि शायद लोग इसे नहीं देखेंगे। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठी, तो मेरे फ़ोन पर हज़ारों नोटिफ़िकेशन थे। वीडियो पर लाखों व्यूज़ आ चुके थे। लोग कमेंट कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई अपनी माँ को याद कर रहा था और बहुत सारी औरतें लिख रही थीं, दीदी, आपने हमें हिम्मत दे दी। मैं वहीं बैठी रही। आँखों से आँसू बह रहे थे। लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं थे, ये सुकून के थे। मेरे बेटे ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, उसने मुझे मेरी आवाज़ लौटा दी थी और वो आवाज़ अब पूरी दुनिया सुन रही थी। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक गुज़ारिश करती हूँ। अपनी माँ को फ़ोन लगाइए, उनसे पूछिए कि क्या वो ठीक हैं? कहीं वो चुप तो नहीं हैं? कहीं वो किसी ऐसे दर्द में तो नहीं हैं, जो वो किसी को बता नहीं पा रहीं? मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आप भी अपने आसपास देखिए, शायद किसी को आपकी ज़रूरत हो। और हाँ, मैं नहीं जानती कि आप ये वीडियो कहाँ बैठकर देख रहे हैं। दिल्ली की सर्दी में रज़ाई में दुबके होंगे या मुंबई की लोकल ट्रेन में खड़े-खड़े। कहीं भी हों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका एक शब्द भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने तो बस एक कहानी सुनाई है। असल ज़िंदगी में तो हर घर में कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। शायद अगली कहानी आपकी हो। मैंने फ़ोन रख दिया और खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे थे, बहुत सारे तारे। मैंने आदित्य की तस्वीर देखी और मुस्कुरा दी। तूने कहा था ना बेटा, तारे गिनोगी तो मुराद पूरी होगी। मैंने आज तारे नहीं गिने। मैंने बस अपनी मुराद को जी लिया और मुझे पता है कि जहां भी तू है, तू मुझे देखकर मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि मैंने वो कर दिखाया जो तू चाहता था। मैं चुप नहीं रही।